हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किधर गया? अच्छा, अब हम जो है ना यानी कि अपनी डेटाबेस शुरू करते हैं। बाकी जो फायदे नुकसान थे वो हमने देख लिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा, अभी तक जितना हमारा नॉलेज है ना, अभी तक आप देखो कि हमारे पास जो बेस्ट सोर्स है बेस्ट डाटा स्टोर करने का ना, वो एक्सेल है। कैसे एक्सेल है कि एक्सेल जो है ना यानी कि उसका आर्किटेक्चर ऐसा बना हुआ है कि हम उसके यानी कह लो कि एक छोटे से एरिया में या एक छोटी सी जगह में ना बल्क ऑफ डाटा या ऐसा इंफॉर्मेशन स्टोर कर इजीली कर लेते हैं कि भाई हमें जो है ना रीडेबिलिटी में भी बहुत आसानी रहती है। और उसको दोबारा हमने एडिट करना हो या कुछ देखना हो, उसमें से दोबारा सर्च करना हो, तो वो भी बहुत ईजी होता है। यानी कि मोस्टली डाटा ना हमारा वो एक्सेल में स्टोर होता है, क्योंकि ज्यादा हमारा डाटा क्या होता है ओब्वियसली, यानी कि या तो किसी अमाउंट से रिलेटेड होगा, प्राइसिंग वगैरह से रिलेटेड होगा, या किसी की भी किस हिसाब से जो है ना यानी कह लो कि हमारे पास रिकॉर्डेड डाटा होगा। ठीक है, तो इसलिए अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में या अक्सर जगहों पे जहाँ पे आईटी सिस्टम नहीं है वहाँ पे एक्सेल यूज होती है। उसकी रीजन क्या है कि क्यों एक्सेल यूज होती है? दूसरी चीज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज हो सकता है, पावर पॉइंट यूज हो सकती है, नोटपैड यूज हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक्सेल ही क्यों यूज होती है? क्योंकि उसमें जो डाटा स्टोर करने का जो आर्किटेक्चर है ना, वो बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी यहाँ पे सेल परचेज यहाँ पे मैंने यानी कि वर्ड में स्टोर करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? यानी कि लिखना ही पड़ेगा ना मुझे मैनुअल। ऐसे तो मैं उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकता कि भाई ये फलानी डेट थी, फलानी डेट को ये वाली आइटम मेरी सेल हुई, इसकी परचेज इतनी थी, ये सेल इतने में हुई, मुझे प्रॉफिट इतना हुआ, इसका मैंने टैक्स इतना पेड करना पड़ा, तो नेट प्रॉफिट जो है ना मेरा ये बन गया। ठीक है, अगर मैं इसे वर्ड में लिखूंगा, कल को मैं दोबारा इसको ओपन करके देखता हूँ, मुझे एक एक लाइन रीड करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हर कोई जो प्रेफर करता है ना वो एक्सेल को करता है, बिकॉज दिस इज टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कैसे है? ये जो है ना देखो, ये एक रो है और ये एक कॉलम है। ठीक है, और रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक टेबल होता है। एक्चुअली टेबल की डेफिनेशन ही यही है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। ठीक है, और रो की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। और कॉलम की डेफिनेशन क्या है? इटसेल्फ अ सेल। ठीक है, विच कंटेन डाटा। ये इन तीनों की डेफिनेशन है। ठीक है, अब इस तरह करके ये एक टेबल है मेरे पास। ठीक है, इस तरह करके अगर मैंने टेबल इंक्रीज करने हैं तो मैं इसको ये इंक्रीज कर दिया, फिर इसको यहाँ से एक और इंक्रीज कर दिया। अब इस वक्त मेरे पास तीन टेबल है, और हर टेबल की अपनी रो है, अपने कॉलम है। इस टेबल की भी अपनी रोज है और अपने कॉलम है, और सेम इसी तरह इसकी भी। तो इसमें मैंने जिस तरह भी जो हिसाब से भी डाटा रखना होगा, अगेन वही बात है कि यहाँ पे मेरा माइंड तो यूज होगा ना कि मैंने किस हिसाब से रखना है। हो सकता है मैं रो जो हूँ वो डेज को बनाऊं, कि जो रो है वो मेरी डेज इंफॉर्मेशन कंटेन कर रही है कि भाई इस दिन ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल। या हो सकता है मैं रोज जो हूँ वो नंबर ऑफ सेल को बनाऊं, कि भाई जितनी मेरी नंबर ऑफ सेल होगी उतनी मेरी रोज इंक्रीज होंगी। यानी ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने सॉरी जो इंफॉर्मेशन रखनी है वो कैसे रखनी है। लेकिन अगर मैं इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में रखूंगा तो वो मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन रख सकता हूँ, बाद में रीडेबिलिटी के लिए भी, बाद में सर्चिंग के लिए भी, और उसकी मॉडिफिकेशन के लिए भी। तो ये चीज तो मेरी क्लियर है कि भाई जब भी मैं डाटा टेबुलर फॉर्म में रखूंगा वो कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता हूँ। और जब भी मैं किसी और फॉर्म में डाटा रखूंगा, कोई और फॉर्म कोई भी हो सकती है, वर्ड हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है, वीडियो बना के रिकॉर्ड करके रख सकता हूँ, कुछ भी कर लूँ वो। ठीक है, उसका डाटा बना के रखूं तो ऑब्वियसली वो मेरे मेरे लिए पास इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसलिए जो है ना एक्सेल फाइल यानी कि एक्सेल को हर जगह जो है ना वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जहां पे भी आईटी नहीं है। जो लोग एक्सेल से निकलते हैं, जो कंपनीज एक्सेल से निकलती है ना, वो यही कहती हैं कि भाई हमें ऑटोमेट सिस्टम चाहिए। और जब आप लोग डेटाबेस देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑटोमोट ऑटोमेट सिस्टम एज अ ऑटोमेट सिस्टम कुछ भी नहीं होता। सिर्फ हमने क्लाइंट के साथ प्ले ही किया होता है एक तरह का। एक्चुअली में हम सिर्फ डाटा स्टोर करा रहे होते हैं, डाटा को रिट्रीव करवा रहे होते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। हाँ,
अपने जो बिजनेस है या अपनी जो कोडिंग है या अपना जो माइंड है, अपनी जो लॉजिक है, वो हमने इम्प्लीमेंट की होती है कि किस तरह उसको स्टोर कराएं, किस तरह रीड करवाएं, वो किया होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ऑटोमेट कुछ भी नहीं होता। सब चीजें यानी कि काम यही कर रही होती है कि डाटा स्टोर करेंगे, डाटा रिट्रीव करेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। हमें एक्सेल में जिस तरह फार्मूले लगाने पड़ते हैं, इसी तरह वहां पे भी टेक्निक्स होती हैं डाटा को गेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सेल रखी, यहाँ पे मैंने उसकी यानी कॉस्ट रखी कि कितने में मैंने बाय किया था। फिर यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया वो रखा, क्योंकि यहाँ पे इधर यूई में 5% हर चीज पे टैक्स देते हैं, मैंने वो फार्मूला इधर लगा लिया। और यहाँ पे मैंने नेट सेल लगा ली कि भाई नेट वो कितने में सेल हुई, और नेट प्रॉफिट उसने मुझे क्या दिया, वो मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा लिया। सेम इसी तरह ये चीजें मैं उधर भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपने कोड में, और करेंगे हम इंशाल्लाह। तो ये चीज भी क्लियर हो गई कि अगर हम चीजों को टेबुलर फॉर्म में रखें तो वो हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगी। ठीक है। तो इसलिए जितनी भी डेटाबेस इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है ना, वो सारी टेबुलर फॉर्म। और अगर आप सिर्फ एक्सेल को अपने माइंड में रखो ना, ये कह लो कि हर डेटाबेस जो है ना एक एक्सेल फाइल है, लेकिन उसकी एडवांस फॉर्म। अब हम एसक्यूएल करने जा रहे हैं। ये जो पूरी ये एक्सेल फाइल है ना, ये एक एसक्यूएल की डेटाबेस बनेगी आपके लिए। उसके अंदर आपको रो क्रिएट सॉरी टेबल क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके अंदर आपको कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके अंदर फिर आप मैन्युअली खुद यानी कि खुद उसके अंदर आप रो क्रिएट करोगे। इसमें देखो, इसमें आप लोग ये रो वगैरह ये चीजें कम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें आप खुद प्ले कर सकते हो, क्योंकि वो उसकी एडवांस फॉर्म है ना। इसमें जब भी आप क्रिएट करोगे इतनी आपको रोज मिलेंगी। इस तरह जाएगा एंड पे फंक्शन की ऑन। खैर ये इस तरह एंड पे जाते हैं, यानी कि इसकी कोई एक मैक्सिमम लिमिट होती है, वो आप लोग खुद देख लेना। मैक्सिमम आपको इतनी रोज मिलेंगी। सेम इसी तरह करके मैक्सिमम कॉलम की भी एक होती है स्पेसिफिकेशन, ये मैक्सिमम कॉलम आपको मिलेंगे इधर। ठीक है। क्योंकि अब जो डेटाबेस हम कर रहे हैं वो इसी की एडवांस फॉर्म है, तो ऑब्वियसली उधर हमें ज्यादा चीजें मिलेंगी। अब हम डेटाबेस की तरफ मूव होते हैं। मैं इस चीज पे नहीं जाऊंगा कि हमने जो इंस्टॉल किया है ये वो हमने पहले इंस्टॉल किया हुआ है। ये हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। और एसक्यूएल की जो एब्रीवेशन होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है। क्यों होती है ये हम बाद में देखेंगे। और ये वाली चीजें, ऐसी चीजें हमने रटा नहीं मारनी। यानी कि ये मैंने भी सर्च ही किया था अभी आप लोगों से पहले कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इसे कहते हैं। पता था, लेकिन फिर भी यानी कि ना कंफर्म करने के लिए एक बार। इसको किधर गया। खुल रहा होगा अभी। ये तो आनी चाहिए थी थोड़ी। ठीक है, यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। ये चीज आ गई, ये आप सब लोगों को क्लियर होगी। ये मैंने सिर्फ अभी कनेक्ट किया, ठीक है। ये चीजें हम डिटेल में देखेंगे क्या होती हैं, लेकिन अभी आपने सिर्फ विंडो ऑथेंटिकेशन से ये कनेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे ये इस तरह की चीजें आ गई, ये चीजें भी हम सारी देखेंगे, लेकिन अभी हमारा कंसर्न इस चीज से है, ठीक है। अभी इसमें मेरे पास कोई ये सिस्टम की इसने अपनी डेटाबेस एक बनाई भी है, लेकिन इसे इससे हमसे कंसर्न नहीं है। इसका भी हम एक थोरली 10-12 मिनट का देख लेंगे कि ये डेटाबेसेस क्या होती हैं। लेकिन अभी जो हमारा कंसर्न है, जो हमने सीखनी है, वो ये है कि न्यू डेटाबेस बनानी है। इसको मैंने न्यू डेटाबेस पे क्लिक किया। कुछ भी नहीं, अभी मैं आप लोगों को बता रहा, सिर्फ इन्वेंट्री यानी कि डेटाबेस नेम से आपने न्यू डेटाबेस क्रिएट करनी है। मैंने इसका नाम रख दिया इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है। और सिंपल ओके कर रहा हूं मैं बस। अब ये मेरे पास एक एक्सेल की फाइल बन गई है। ये जो सेम फाइल, ये फाइल है ना, ये सेम ये बन गई है। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये जिस तरह मैंने ये राइट क्लिक करके ये एड्स के बटन से शीटें वो बनाई है ना शीटें, तो इसी तरह करके मुझे अब टेबल भी बनाने हैं वहां पे। यहाँ पे ये था कि डिफॉल्ट एक टेबल मेरे पास शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है ना शो नहीं होता कुछ भी।
ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, ये टेबल, ठीक है, ये जो पड़े हुए हैं सेम इसी तरह ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से पड़े हुए हैं। सिस्टम के अपने टेबल हैं जिसने अपनी इसने इसने अपने अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन रखी होती है। ठीक है, ये बाद में हम देख लेंगे, लेकिन ये टेबल में आके मैंने अपने टेबल बनाने हैं जिसे हम कस्टम टेबल कहते हैं। यानी एक कस्टम टेबल होते हैं और एक सिस्टम टेबल होते हैं। सिस्टम टेबल ये है, फाइल टेबल भी अब इंट्रोड्यूस हुए हैं, पहले नहीं थे। क्यों होते हैं देख लेंगे हम बाद में, लेकिन हमने अपने कस्टम टेबल बनाने हैं। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने टेबल बनाना है कि मैं एक एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ इन्वेंट्री सिस्टम की, जिसमें सेल परचेज, ठीक है, ऑर्डर्स, ठीक है, इस तरह की सारी जो है ना चीजें होंगी। ठीक है, और इसके लिए कस्टमर भी होंगे हमारे, वो अपना लॉगिन अकाउंट बनाएंगे, इस तरह करके सारी। तो सेम ये लाइक ये कह लो कि मैं दराज.com जो एक साइट है ना, उसका छोटे से यानी कि अभी माइंड में है कि मैंने वो सिस्टम पूरा बनाना है। ठीक है, क्या किया मैंने कि मैं कौन टेबल जो बनाने जा रहा हूँ वो क्या करेगा, वो सिर्फ हमारे कस्टमर की इंफॉर्मेशन रखेगा अपने पास। ठीक है। अच्छा, इनके बनाने के ना दो तरीके हैं, मैं आप लोगों को ये वाला तरीका नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने जो तरीका यूज करना है वो हार्डर तरीका है और वही यूज करना है आप लोगों ने। क्यों वो यूज करना है कि जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इन चीजों की एक्सेस है ही नहीं। मुझे जो भी काम करना है वो क्यूरी से लिखना है। यानी कि मैं इधर जाके राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाके या उसके कॉलम को ऐड रिमूव करके मैं नहीं कर सकता। और जिस बंदे ने क्यूरीज लिखी हो ना, उस बंदे के लिए ये डैग एंड ड्रॉप कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने अगर ये डैग एंड ड्रॉप पे ही सारा काम किया हुआ है ना, तो उस बंदे के लिए क्यूरीज हार्डर तरीन चीज है। तो इसलिए बजाय इसके कि मैं टेबल यहां से बनाऊं, मैं क्या करता करूंगा कि मैं यहाँ पे एक न्यू क्यूरी ओपन करूंगा। न्यू क्यूरी का जो इन्वायरमेंट होगा सेम ऐसा ही होगा जैसे आपने प्रोग्राम डॉट सी एस पे काम किया, कि खुद अपना कोड आपने लिखना होगा। मैंने क्या किया, न्यू क्यूरी ऐड की, इसको मैंने बड़ी स्क्रीन कर दिया। अब मैंने एक नया टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि उसकी क्यूरी क्या है, मैं सिंपल गूगल पे गया, क्योंकि जैसे पता है मुझे मेमोराइज करनी पड़ेगी। क्रिएट न्यू टेबल इन एसक्यूएल सर्वर। अगेन आप लोग को उसी वेबसाइट से फिर दोबारा सामना होगा। ये इसकी जो है ना क्यूरी है, ये वाली। इस क्यूरी को मैंने क्या कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। क्रिएट टेबल इसका सिंटेक्स है, ये आगे टेबल नेम आएगा। अभी मेरा पहला टारगेट क्या है कि मैंने कस्टमर की इंफॉर्मेशन रखनी है, तो मैंने कस्टमर का टेबल बना दिया। अब इसके अंदर क्या होता है, ये क्या इंफॉर्मेशन रखनी है। अब ये जो है ना ये बता रहा है कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई। शीट बन गई मेरे पास, इसके अंदर कितने कॉलम होंगे वो मैंने अब डिस्क्राइब करने हैं। अब इसके अंदर मेरे पास एक है कस्टमर आईडी, क्या है बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक मेरे पास है कस्टमर आईडी, जिसकी टाइप मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास इंटीजर नहीं होगी, मैं कस्टमर को जो आईडी दूंगा ना वो कुछ इस तरह करके दूंगा, CUS-001, या मैं इस तरह करके दे सकता हूँ CUS-2023-001, कि भाई ये कस्टमर 2022 में 23 में बना था और इसका आईडी 01 है। यानी ये मेरी मेरी अपनी टेक्निक है, मैं किस तरह दूंगा। लेकिन अभी मैं ऐसे इंटीजर ही रखता हूँ। ठीक है, बाकी मैं प्री रेक्विजिट या पोस्ट रेक्विजिट वो सब कुछ लगा सकता हूँ, वो मेरी टेक्निक है। ये ठीक है कि उसका लास्ट नेम होगा, लेकिन लास्ट नेम की जगह मैं ऐसे पहले फर्स्ट नेम लिख देता हूँ। फर्स्ट नेम उसकी, ये जो टाइप है ना वार चार, ये चार ही है एक्चुअली। जो करेक्टर टाइप नहीं हमने पढ़ी, स्ट्रिंग, करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, चार करेक्टर वो है। और इसकी यहाँ पे जो है ना एसक्यूएल में लेंथ भी दे सकते हैं हम, सेम लाइक अ करेक्टर अरे।
यहाँ पे हमें इसकी लेंथ भी देनी होती है, और मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो ये हो सकती है, हम मैक्स दे सकते हैं, जितना मर्जी ये ले ले। ठीक है। मैंने इसकी क्या रखी है, मुझे मैंने कहा कि नहीं यार, जो फर्स्ट टाइम होगा ना वो हमारे यानी कि, क्योंकि अगर अरेबिक होता मैं उस लिहाज से सोचता अरेबिक सिस्टम होता, क्योंकि इंग्लिश सिस्टम में पाकिस्तानियों के लिए है, तो मुझे पता है फर्स्ट नेम जो है ना मैक्सिमम भी गया तो 50 करेक्टर जाएंगे किसी के भी। इसी तरह लास्ट नेम उसका गया तो मैक्सिमम भी गया तो 50 करेक्टर जाएंगे। सेम इसी तरह फिर मैं उसमें क्या ले लेता हूँ, जेंडर ले लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जेंडर को जो है ना एज अ ट्रू मेल कंसीडर करूंगा, एज अ फॉल्स फीमेल कंसीडर करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, बुल। और बुल की जगह यहाँ पे क्या यूज होता है, बिट। इसके बाद मैं उसे कहता हूँ कि एड्रेस। एड्रेस मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये जो है ना यानी कि 2 टू 5 5 करेक्टर तक जाएगा, ठीक है, यानी कि इतना जा सकता है। अगेन सिटी, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की किसी भी सिटी का जो वर्ड्स हैं वो 50 तक रीच करेंगे। लेकिन चलो फॉर एग्जांपल कोई बड़ा वर्ड भी आ जाता है, मैं 100 ले लेता हूँ उसके। ठीक है। तो ये सारी मेरी प्लानिंग चल रही होती है जब भी कोई एप्लीकेशन पे हमने काम करना होता है। बिल्कुल इनिशियल लेवल से हमने प्लानिंग करनी होती है उसकी, और बहुत ही एक्स्ट्रा सोचना होता है उसके अंदर। ठीक है। अभी तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल हमने सोचा है ना। हो सकता है मैं ये एप्लीकेशन इधर यूई वालों के लिए बना रहा होता, अब मुझे क्या करना पड़ रहा था, कौन सी डाटा टाइप लेनी पड़नी थी, ये मेरी सर्च होती है इसके ऊपर अपनी पहले पूरी। मुझे पता है कि वार चार सिर्फ यानी कि ऐसे करेक्टर को स्टोर करेंगे जो इंग्लिश अल्फा न्यूमेरिक जिसे हम कहते हैं वो करेक्टर को स्टोर करेंगे। ये स्पेशल करेक्टर स्टोर नहीं करते अपने अंदर। ये पहले मुझे सारी चीजें पता होनी चाहिए, यानी अगर इधर उर्दू का अलिफ बे पे आ गया, वो स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस डेटाबेस के लिए स्पेशल करेक्टर है। अब उसके लिए कौन सी डाटा टाइप लेनी है, वो मुझे इंटरनेट पे जाके सर्च करनी है, कि भाई कौन सी डाटा टाइप होगी जो स्पेशल करेक्टर को अपने अंदर स्टोर करेगी। फिर उस हिसाब से आप उसकी लेंथ डिस्क्राइब करोगे, कि आप खुद सोचोगे कि लेंथ क्या होनी चाहिए इसमें इसकी। लेकिन जितनी भी होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मैक्स ही रखनी चाहिए उससे। हाँ, कुछ चीजों की जो लेंथ होती है वो प्री डिफाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें इनसे एनआईसी भी मांगता हूँ। अब इसकी लेंथ जो है ना प्री डिफाइंड है। ठीक है। वो जितने भी होंगे वो एनआईसी में काउंट कर लूंगा, और उधर इतनी उधर मैं लेंथ दे दूंगा। ठीक है। इसी तरह करके ये अब मुझे पता है कि वो क्या है, वो सिर्फ न्यूमेरिक होंगे, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिक का भी है, और ये मैं बता दूंगा कितने न्यूमेरिक होंगे। तो इस तरह करके हमने खुद सोचना है चीजों को, और खुद उसको जो है ना हमने इम्प्लीमेंट करने के, जो चीज मैं करने जा रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन अभी हम इस चीज से नहीं हटते कि हमने अभी टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेबल क्रिएट का मतलब है कि हम ये एक शीट क्रिएट कर रहे हैं। शीट क्रिएट में हमने ये 3 4 कॉलम बना लिए हैं। अब मैं सिर्फ यहाँ से इसको रन करूंगा। ठीक है। एग्जीक्यूट 5, F5 सेम जो हमने वहां पे भी किया था। लेकिन उससे पहले ना एक काम हम करते थे अपने C# के अंदर, Ctrl Shift B, कि ये कोड हमारा कंपाइल भी हो सकता है कि नहीं। देखो, जब हम प्रोग्राम भी करते थे हम डायरेक्ट F5 भी कर देते थे, जो आप लोग शायद करते होगे ऐसे ही। लेकिन मेरी आदत है कि पहले मैं उसे रिपीट करता था, ताकि मुझे पता चल जाए कि एरर जो आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद मैं उसे कहूंगा कि चल तू अब रन कर दे इसे। क्योंकि जब भी कंप्यूटर हमारा रन करता है ना चीजों को, वो टाइम ज्यादा लेता है, कंपाइलर हमें फौरन बता देता है कि अच्छा हाँ भाई तेरे कोड में एरर नहीं है, यू कैन गो फॉर F5। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक चीज होती है जिसे हम ये कहते हैं। ठीक है। Shift Ctrl F5 जो वहां पे भी थी हमारे पास, ये क्या होता है, ये सिर्फ एक बार चेक कर लेगा कि आपकी जो क्यूरी है वो सक्सेसफुली चलेगी कि नहीं। एग्जीक्यूट ये करेगा हमारे पास। ये मैंने एग्जीक्यूट की। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, अब हमारे पास इधर जाके देखेंगे हम, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा दोबारा। देखो ये टेबल आ गया कस्टमर। ठीक है। सेम ये चीज मैं यहां से भी कर सकता था। अब देख लो कि किस में इजी है। यहाँ पे अगेन मैंने कस्टमर आईडी बताया उसे, खुद ही खुद ही दे रहा है सारी चीजें। ये देखो खुद ही दे रहा है सारी चीजें।
कि क्या आपने डिसाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी N4 रख देता हूँ। और ये अलाउ नल ये भी हम देखेंगे अभी चीजें, लेकिन अभी नहीं देख रहे हैं हम। इसी तरह करके या इसको मैं सेव करता हूँ। यानी कि जितने कॉलम मैंने रख रहे हैं वो खुद मैं रख सकता हूँ इधर। तो इतना आसान है यहाँ से ये करना। लेकिन अगेन वही बात, हमने काम किस पे करना है, हमने काम इस चीज पे करना है। अब यहाँ पे जाओगे, इसे दोबारा रिफ्रेश करोगे, वो टेबल आ गया। अब ये टेबल यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट हो सकता है, और यही टेबल कमांड से भी डिलीट हो सकता है। और हर जगह हमने क्या करनी है, कमांड ही यूज करनी है। इसको तो भूल जाओ कि हम ये यूज करेंगे कभी। लेकिन आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए या अपने यानी कि नॉलेज के लिए जो है ना, इसको साथ साथ यानी कि इसको बना, जिस तरह मैंने बना के देखा मुझे समझ आ गई, हाँ यार इस तरह बनेगा, इसमें इस तरह सेव होगा और ये इस तरह ये डिलीट होगा। तो ये हमारा जो है ना टेबल बन गया है। अब इस टेबल में अगर यहाँ से जाके देखें, सॉरी, काफी चीजें इसमें आ रही हैं। इसमें से ये एक चीज है जो हमने बनाई है। देखो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है इसके अंदर जो हमने बनाई है, और इधर हमने सबको नल किया हुआ है। नल क्या चीज है, ये अगेन वही चीज है जो हमने लास्ट अपने मीटिंग में देखी थी, कि अभी ये नल लेबल हैं। यानी कि इनको अभी नल अलाउ होगा कि भाई यूजर जो है ना, इसमें इस कॉलम में वैल्यू दे या ना दे, इसने इंटर कर लेनी। लेकिन इसे हम नोट नल भी कर सकते हैं, कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजर को हम। खैर वो कब करेंगे वो बाद में देखेंगे। अब जो है वो मैं वहां से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से ये अगेन सेकंड रट्टे वाली चीज जो आप लोगों ने रट्टा मारना है। अब ये जो टेबल सिलेक्ट हुआ है, ये हमें ऐसे नजर नहीं आ रहा, लेकिन देखो एक्सेल में जो हमारे पास टेबल है ये फिजिकली नजर आ रहा है हम, लेकिन ये हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट, ये स्टैरिक, ठीक है, फ्रॉम, ये टेबल नेम है, कि फ्रॉम किस टेबल से हमने डाटा को उठाना है, यानी किस टेबल से डाटा को गेट करना है। यहाँ पे क्या है, जो हमने, ये हमारा फ्रॉम है कि भाई मैं इस शीट 2 को देखना चाह रहा हूँ। क्लिक किया, ये शीट 2 आ गई मेरे पास, फ्रॉम शीट 2। अब नाउ फ्रॉम शीट 3, ये फ्रॉम शीट 3 आ गई। लेकिन अब देखो इसमें एक ही नुकसान है, जिस शीट पे भी मैं जा रहा हूँ सारा डाटा मुझे उसका आ रहा है इधर नजर। अब यहाँ पे भी अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, फिर पहले रन करके देखता हूँ, सही है। अब इसे रन करता हूँ, ये मेरे पास देखो सारा सारे कॉलम आ गए। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये फिजिबिलिटी है कि मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ना सिर्फ फर्स्ट नेम ही देखना है, तो सिर्फ फर्स्ट नेम भी लिख सकता हूँ। और फिर अगर मैंने इसको पहले देखा क्यूरी सही है, हाँ, अब ये देखो सिर्फ फर्स्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम का कॉलम आ गया। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने फर्स्ट नेम भी देखना है, लास्ट नेम भी देखना है, ये मेरे पास लास्ट नेम भी आ गया। यानी कि इधर मेरे पास फिजिबिलिटी है कि मुझे कौन सा कॉलम देखना है या कौन सी इंफॉर्मेशन देखनी है, ये कॉन्फ़िगरेशन से मैं कर सकता हूँ। जबकि एक्सेल में मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है। और अभी तक देखा जाए तो आप लोगों को एक्सेल इजी लग रहा होगा कि इसमें यानी कि सिर्फ क्लिक किया बस। लेकिन स्टिल ये अभी कहाँ एडवांस तक हमें जब लेके जाएंगे, आप लोगों को इसकी समझ आएगी कि कैसे डाटा के साथ हम खेल सकते हैं इसमें। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक हमने टेबल क्रिएट करना सीख लिया है, दूसरी चीज हमने उस टेबल की इंफॉर्मेशन को देखना सीख लिया है कि कैसे देख सकते हैं उस टेबल की इंफॉर्मेशन को। सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद जो कॉलम हमने देखने हैं, स्टैरिक लगाएंगे तो सारे कॉलम हमें दिखेंगे, स्पेसिफिक देखने हैं तो स्पेसिफिक दिखेंगे हमें, सेम नेम के साथ हम देख सकते हैं। फ्रॉम, किस टेबल से हमने देखना है, ठीक है, वो टेबल नेम यहाँ पे आ जाएगा। एक लिमिटेशन है, वो टेबल नेम उसी टेबल में डेटाबेस में एग्जिस्ट करना चाहिए जिस टेबल पे आप ये क्यूरी लगा रहे हो। ऑब्वियसली यानी मैं, हो सकता है मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेसेस हो, तो आप जिस टेबल की क्यूरी पे ये क्यूरी लगा रहे हो, आपको उसी टेबल की एक्सेस होगी, उसी टेबल को आप देख सकते हो। दूसरों को भी देख सकते हैं लेकिन किसी और वे से, यानी कुछ और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तब जाके देख सकते हो। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, टेबल क्रिएट कर लिया, टेबल को हमने देख लिया मल्टीपल वे से। अब एक और जो चीज है जो हम करने जा रहे हैं, वो क्या है, वो है टेबल के अंदर डाटा डालना।
टेबल के अंदर जो डाटा डालने का तरीका है वो मुझे नहीं पता। मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पे जाऊंगा, वापस अपनी जगह पे आऊंगा, मैं कहूंगा ऐड डाटा इन टेबल, इंटर कर दिया। दोबारा मेरे पास W3 स्कूल मिलेगा, इसको ओपन कर लिया। अब ये मेरे पास जो है ना, टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करने की क्यूरी है। इसको मैंने गेट किया, वापस यहाँ पे आया, पेस्ट किया। कह रहा है इंसर्ट इनटू, किसके अंदर आपने इंसर्ट करना है, आगे उसका नाम, टेबल नेम। अच्छा, अगेन यहाँ पे भी वही शीशा वाली चीज, कि जो हमारे पास ब्लू में कलर चेंज हो जाता है वो हमारे कीवर्ड्स हैं, उनको हम नहीं हिला सकते। अच्छा, दूसरी चीज, C# हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं है। सॉरी, ये SQL हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का हमने मतलब देखा था कि हम छोटे में लिखें या बड़े में लिखें। C# हमें कहती है कि भाई जोन सी क्लास मेरे जिस करेक्टर में लिखी हुई है ना, मुझे उसी करेक्टर में ही चाहिए। SQL ये नहीं कहती, SQL कहती है आप मुझे छोटे में लिख दो, बड़े में लिख दो, मेरा सिंटेक्स जो मेरा कीवर्ड रिजर्व है ना, वो मेरा पूरा रिजर्व ही रहे। ठीक है। अच्छा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम मेरे पास अभी जो है वो कस्टमर है। उसके बाद कस्टमर का वैल्यूज क्या देनी है मैंने, अब ये वैल्यूज इस तरतीब से आनी चाहिए। कस्टमर आईडी मैंने कह दिया कि 1 है, क्योंकि उसकी टाइप मैंने इंटीजर रखी हुई है। नाम उसको मैंने कह दिया कि शुएब है। यहाँ पे स्ट्रिंग में डाटा देने के, वहां पे डबल कोट्स यूज होते थे, यहाँ पे सिंगल कोट यूज होगा। अगला भी मेरे पास डाटा टाइप क्या है, लास्ट नेम स्ट्रिंग है, मैंने वहीद कर दिया। अगला मेरे पास जेंडर है, जो कि ट्रू या फॉल्स है। यहाँ पे ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स लिख के भी कर सकते हो और 0 1 से भी कर सकते हो। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, मैं इसे 1 दे देता हूँ। और ट्रू या फॉल्स भी लिख सकते हो आप लोग, वो खुद प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। एड्रेस अगेन स्ट्रिंग में जाएगा, तो मैं इसे स्ट्रिंग में दे देता हूँ, अजमान। सिटी, सिटी मेरा अजमान आना चाहिए था, मैं इसे स्ट्रिंग में कह देता हूँ ओरी हॉरिजॉन टावर। अब इसे मैं सिटी दे देता हूँ। अब ये मेरी क्यूरी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसे पहले चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरी क्यूरी सही है। उसने कहा सही है। अब मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। देखो, लिखा हुआ आ रहा है 1 रो अफेक्टेड, यानी कि एक रो अफेक्ट हो गई है, इसके अंदर एक रो का अफेक्ट हो गया। अब वो अफेक्ट ना कुछ भी हो सकता है। अभी मुझे पता है कि मैंने क्यूरी इंसर्ट की लिखी है तो इसलिए डाटा इंसर्ट हुआ होगा, लेकिन वो अफेक्ट डिलीट का भी हो सकता है, वो अफेक्ट अपडेट का भी हो सकता है, और वो अफेक्ट ऐड का भी हो सकता है, जो कि मैंने अभी किया। ठीक है, ये 3 इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जिसने वो क्यूरी चलाई होती है उसे पता होता है क्या यानी कि इफेक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह करके ये 1 रो इफेक्ट हो गई। अब मैं दोबारा इसको टेबल को देखता हूँ। देख रहे हो, मेरे पास एक रिकॉर्ड आ गया। अब इसका फायदा देखो, यहाँ पे मुझे ये पूरी शीट यूज करनी पड़नी थी। ठीक है, मैं यूज नहीं कर रहा अलग बात है, लेकिन एनी हाउ उसने ऑप्शन तो मुझे ये दी हुई है ना कि मैक्सिमम मैं इतनी कर सकता हूँ यूज। और यहाँ पे जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैंने वो यूज की है। अच्छा, अब मेरी रिक्वायरमेंट अगली ये है कि मैं डाटा तो इंसर्ट करूं, लेकिन मैंने लास्ट नेम इंसर्ट नहीं करना। और मैं आपको फुली रिकमेंडेड करूंगा, ये हम अगली मीटिंग में भी डिस्कस करेंगे कि क्यों मैंने ये रिकमेंड किया है, कि यहाँ पे आपको कॉलम नेम लाजमी बताया करो जब भी आप इंसर्ट की क्यूरी लगाया करोगे। और वो कैसे, इस, वो ऐसे कि मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ये लास्ट नेम इंटर नहीं करना, मेरा एक सेकंड यानी कि यूजर है, उसका उसने लास्ट नेम इंटर नहीं किया, तो मैंने नहीं करना इंटर अपने डेटाबेस में। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आके मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, और इसे बताऊंगा कि मैं क्या क्या डाटा इंसर्ट करने जा रहा हूँ। कस्टमर आईडी इंसर्ट करने जा रहा हूँ, फर्स्ट नेम इंसर्ट करने जा रहा हूँ, जेंडर इंसर्ट करने जा रहा हूँ,
एड्रेस इंसर्ट करने जा रहा हूँ और सिटी। ठीक है। अब अगर मैं इस क्यूरी को डायरेक्ट चलाता हूँ ना, तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, ये इसने मुझे एरर दे दिया। अच्छा, ये जो है ना, ये सिर्फ सिंटेक्स चेक करता है कि आपका सिंटेक्स तो गलत नहीं है कोई। तो एज पर सिंटेक्स कुछ कुछ इसमें जो है ना रॉन्ग नहीं है। लेकिन जब ये एग्जीक्यूट करने गया ना, जब इसको ये रन करने गया, जब इसे एरर मिला, और ये एरर आप पढ़ लेना, जो कि ये कह रहा है कि भाई जो कॉलम आप लोगों ने इधर ऊपर दिया ना, वो कम है और ये वाले ज्यादा है। ठीक है, एरर का मतलब भी यही होगा इधर। अब मैं क्या कहता हूँ कि ये मैं वही रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी कि इस कस्टमर ने वही इंटर नहीं किया तो ना इंटर हो। अगेन मैंने इसे चेक किया, एग्जीक्यूट किया, और एक रो इफेक्ट हो गई। अब मैं इधर से देखता हूँ कि क्या वाकई मेरा टेबल इस तरह मैनिपुलेट हो रहा है। देखा तो ये ओके। अब इसमें क्या पड़ा हुआ है, नल, क्योंकि मैंने नहीं दिया था इसमें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब भी आप टेबल में इंसर्ट करो ना, ये वाली अप्रोच बहुत ही बैड अप्रोच है इंसर्ट करने की। कभी भी यूज ना करना, हमेशा ये यूज करना, बेशक आपको सारे कॉलम भी इंसर्ट करने पड़े। ठीक है। क्यों यूज क्यों ये चीज यूज करनी चाहिए, यानी कि अगर मैंने सारे भी इधर इंसर्ट करने हैं, मैं इधर लगाऊंगा लास्ट नेम, और इधर ये। ठीक है, ये इस तरह करके इंसर्ट करना, बेशक आपने सारे भी इंसर्ट करने हो। और इस ये सिर्फ बताने का मतलब ये था कि अगर आपने सारे इंसर्ट करने और आपने कॉलम नहीं देने, तो ये क्यूरी भी आप लगा सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड नहीं है 1% भी। क्यों नहीं है? मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, 2017 में बनाया था, उसको मैंने ये टेबल दिया था कस्टमर का, और वो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, 5-6 साल हो गया, और उधर मैंने इंसर्ट की ये क्यूरी लगाई हुई थी। आज आगे मुझे 6-7 साल बाद आगे क्लाइंट मुझे कहता है, यार कस्टमर की इंफॉर्मेशन लो, और उसके अंदर जो है ना, यहाँ पे आप फोन नंबर भी ऐड कर दो। मैंने टेबल को आल्टर किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कस्टमर हैं जो 6-7 साल से मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो कस्टमर तो जाया नहीं होने चाहिए। मैंने टेबल को आल्टर किया, एक और मैंने इसके अंदर कॉलम ऐड कर दिया फोन नंबर का। ठीक है। अब मैंने फोन नंबर का कॉलम ऐड कर दिया, लेकिन कोड तो मेरा वही चल रहा है। ठीक है। अब जब मैं कोड में जाऊंगा तो मेरे, अब मुझे नहीं पता ये इंसर्ट कहाँ कहाँ से हो सकता है। ये मैंने बाकी यूजर को भी दी हो एपीआई कि अपना डाटा इसके अंदर इंसर्ट कर दो कस्टमर का। इस तरह करके मैंने एपीआई दी, और वहां पे मैंने ये कमांड लगाई हो। अगर देखो ये मैंने लिखा होगा, मैंने कॉलम ऐड भी कर दिया ना, इसको कोई असर नहीं पड़ेगा मेरी इस क्यूरी को। लेकिन कॉलम मैंने ऐड कर दिया तो इस क्यूरी को असर पड़ेगा, क्योंकि इसको यहाँ पे चाहिए थे सारे जितने उस टेबल में हैं। अब उस टेबल में तो एक इजाफी हो गया है। अब यहाँ पे मुझे कंसर्न नहीं है कि वो इजाफी हो या ना हो, मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे तो इतना डाटा चाहिए जितना ये लिखा हुआ है इधर, और वो डाटा इधर से प्रोवाइड हो रहा है। तो इसमें जीरो एरर आएगा, और इसमें जो है ना, अगर हमारे टेबल में कोई भी अल्टरेशन आ गई ऐड कॉलम की, या डिलीशन आ गई, डिलीशन तो खैर उसके इसमें भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर डिलीशन भी आ गई, तो ये जो है ना, हमारे पास ये वाली क्यूरी हट जाएगी। तो इसलिए रिकमेंडेड है ये वाली क्यूरी यूज करना। ठीक है। तो इस तरह करके हम अपने कॉलम को देख सकते हैं। अब जल्दी से हम अपडेट की तरफ आ जाते हैं और डिलीट की तरफ आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अब डाटा अपडेट करना है, इसको अजमान की जगह दुबई करना है। तो कैसे अपडेट करूंगा? अपडेट, अपडेट, अगेन कीवर्ड है टेबल नेम, किस में अपडेट करना है? इस टेबल में अपडेट करना है मैंने। सेट, अगेन कीवर्ड है। ठीक है, किस कॉलम में अपडेट करना है? मैंने इस कॉलम में अपडेट करना है। ठीक है। क्या अपडेट करना है? स्ट्रिंग अपडेट करनी है, दुबई करनी है। ठीक है। अब मैंने ये अपडेट की क्यूरी लगाई। अब मैं डायरेक्ट रन कर रहा हूँ। 2 रो इफेक्ट हो गई। मैं हैरान, यानी कि परेशान हो गया कि क्यों 2 रो इफेक्ट हो गई। मैंने तो एक रो को करना था इफेक्ट। अब मैंने देखा, तो देखो दोनों रो इफेक्ट हो गई। क्यों? एज पर क्यूरी सही थी कि भाई मेरा अपडेट करे कस्टमर में, जहां पे सिटी है वहां पे दुबई लिख दे। लेकिन मैं तो चाहता था कि यार ये वाला कॉलम अपडेट हो। अगेन मैं फिर अपडेट लिखूंगा इसके लिए। अपडेट
किस कॉलम में अपडेट करना है, ये सेट, सॉरी किस कॉलम में करना है, वो ये आ गया, मैंने करना है। अब मैं क्योंकि ये मैंने दुबई करना था, ये ठीक है, अब इसको मैं वापस अजमान करना है, अजमान। अब एक क्लॉज आती है वेयर क्लॉज। वेयर के अंदर आप बताते हो ऐसे कि किसको करना है अपडेट, मैं कहता हूं कि वेयर उसको अपडेट करे जो कस्टमर आईडी मेरे पास जिसका, अच्छा कस्टमर, सारी चीजें इसमें सेम है, तो ये जो है ना, पहले रिकॉर्ड ही गलती इंसर्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड टू इंसर्ट करना चाहिए था। तो लेकिन मैं इसको अपडेट कर देता हूँ जो नल नहीं है, जो लास्ट नेम इज नॉट नल, सिर्फ उसको अपडेट कर दे वो। अब मैंने इस क्यूरी को दोबारा सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट की, तो एक रो इफेक्ट हुई, और ये यहां से देखा तो अजमान हो गया। ठीक है, इसी तरह करके डिलीट होता है, डिलीट आप लोग खुद देखना। ठीक है, उसका कीवर्ड क्या है, उसके अंदर भी एक टेबल देना होता है, और उसके अंदर भी वेयर क्लॉज लगती है। वेयर क्लॉज ये बताती है किस लिमिटेड डाटा को अफेक्ट होना चाहिए। अगर मैं लिखता है इधर कस्टमर आईडी वन, अगर इधर यहाँ पे टू होता तो वन लिखता तो वन वाली इफेक्ट हो जाती। लेकिन अभी मेरे पास यूनिकनेस सिर्फ ये थी कि इसमें डाटा है इसमें नहीं है, तो मैंने लिख दिया लास्ट नेम इज नॉट नल, तो सिर्फ वो उसी पे इफेक्ट होगी। टास्क क्या है, आप लोगों ने टेबल बनाना है, खुद सोचना है, कम से कम उसके अंदर 10 कॉलम रखने हैं, कोशिश करना है यूनिक डाटा टाइप हो, कस्टमर का ही कॉलम बनाना है, डेटाबेस इन्वेंटरी सिस्टम की बनानी है। 15 रिकॉर्ड आप लोगों ने खुद, ये मैंने इस तरह करके कॉपी नहीं करने किसी ने, ये यूं करके यूं पेस्ट नहीं करने, खुद इंसर्ट लिखनी है हर किसी की, और यही वाली लिखनी है। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, इनफ है। ठीक है, यही वाली लिखनी है। उसके बाद 15 आप लोगों ने अपडेट लगानी है, खुद सोच लेना हाँ यार इस कॉलम को अपडेट करूं, इस कॉलम को अपडेट करूं। 15 अपडेट खुद आप लोगों ने लगानी है। और उसके बाद रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड आप लोगों ने डिफरेंट रिकॉर्ड के बेस पे डिलीट करने हैं। और ये आज ये यानी कि जो है ना सारे काम यानी कि आज करना, क्योंकि ये चीजें, ये वाली क्यूरीज बहुत जरूरी हैं। इसी के बाद कल हम सिलेक्ट क्यूरी को जो है ना मजीद देखेंगे। बाकी आप सिलेक्ट करके ये दे सकते हो, ठीक है। और ये मैं आपको लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह कल जो है ना हम फिर कंटिन्यू करेंगे इस 15 15 15 सारी चीजें करनी है, खुद लिख के करनी है। ठीक है, चलो ठीक है फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, क्योंकि क्यूरी होगी तो वो कल ही हम एड्रेस करेंगे।